स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्कृष्ट क्लासेज बाय श्रीकांत सैनी यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन नंबर 9 12.2 कक्षा 10 12.2 प्रश्न नंबर 9 हल कर रहे हैं अपन। दिया हुआ एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त के ऊपर स्थित है, तो अपन इसका चित्र बनाते हैं। ये हो जाएगा वृत्त, सर्किल, चतुर्भुज, क्वाड्रेंट, ABCD के शीर्ष वेक्टर इसके ऊपर स्थित है। इस प्रकार से अपन बना लेते हैं, कैसा भी चित्र बना लेते हैं, एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। इसका नाम देते हैं A, B, C और D। जबकि दे रखा है AB और CD बराबर है, AB ये है और CD ये है, बराबर है। सिद्ध करना है AB बराबर CD, सॉरी AC बराबर BD सिद्ध करना है। AC बराबर BD इसको सिद्ध करना है। AC कौन सा है? AC ये हो जाएगा इसका विकिरण, और इधर BD कौन सा हो जाएगा? ये विकिरण हो जाएगा। ये अपने को बराबर सिद्ध करना है। तो दिया है में लिख सकते हैं अपन, दिया है में लिख देंगे कि AB बराबर CD व चतुर्भुज क्वाड्रेंट ABCD के शीर्ष वेक्टर वृत्त पर स्थित है, सर्किल पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। ये अपने को दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना अपने को? सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना अपने को कि AC बराबर BD। हल करना इसको, उत्पत्ति में लिखे। देखिए मैंने पहले एक सवाल और आया अपना ऐसा, प्रश्न नंबर 4, उसकी तरह इसको हल करेंगे। तो चूंकि दिया हुआ है कि AB बराबर CD, AB जीवा है, देखो कोड है AB, और CD भी क्या है? एक प्रकार के कोड है, जीवा है। तो दिया हुआ लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि AB बराबर CD, समान जीवाओं के संगत चाप भी समान होते हैं। समान जीवाओं के संगत चाप भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो AB के संगत चाप कौन सा हो जाएगा? ये चाप हो जाएगा। चाप क्या होता है? परिधि का एक भाग होता है, आर्क। तो चाप या आर्क AB बराबर CD के संगत चाप कौन सा हो जाएगा? ये चाप हो जाएगा। जीवा समान, कोड समान, चाप भी समान होंगे। चाप कौन सा? CD, चाप CD। अब अपने को सिद्ध करना है AC। आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, AC कब आएगा? चाप यहां तक आ गया, देखो AB तक चाप आ गया, यहां तक आ गया। और AC के लिए चाप कहां तक जाना चाहिए? B से C तक जाना चाहिए। मतलब कमी क्या पड़ गई? इस BC की कमी पड़ रही है, चाप BC कमी पड़ रही है। यदि आपको BD भी सिद्ध करना है बराबर में, तो चाप कहां से आ गया? CD तक तो आ गया चाप, और B तक आने के लिए किसकी कमी पड़ी? BC की कमी पड़ी। मतलब दोनों में किसकी जरूरत पड़ रही है? BC की जरूरत पड़ रही है। तो बराबर अपन जोड़ सकते हैं, गणित में नियम है। तो यहां लिख सकते हैं चाप AB और प्लस चाप BC, इसमें BC जोड़ दिया, और इधर चाप CD, आर्क CD, प्लस इसके अंदर भी चाप BC जोड़ दिया। ठीक है, दोनों तरफ बराबर काम किया है। इधर भी चाप BC जोड़ा, इधर भी चाप BC जोड़ा है, बराबर काम कर सकते हैं गणित में। अब ये चाप AB और चाप BC, देखो चाप AB और चाप BC, तो ये बन गया ABC चाप बन गया। चाप ABC बन गया, और इधर चाप CD कौन सा है? चाप CD ये है, CD ये है चाप, ये वाला चाप है। चाप यानी परिधि का एक टुकड़ा, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट।
और BC चाप कौन सा है, यही चाप है। तो ये कहां से कहां तक बन गया, यहां से लेकर यहां तक का बन गया। तो इसको बोलेंगे अपन चाप BCD। BCD समान चाप है, समान जीवाएं होंगी। तो ABC के संगत जीवा कौन सी हो जाएगी, ABC चाप कौन सा था, ABC, यहां से और यहां तक जीवा कौन सी हो जाएगी, AC हो जाएगी। इसलिए कह सकते हैं AC जीवा बराबर हो जाएगी BCD। देखो कौन सा है, BCD, यहां से लेकर यहां तक, B से लेकर D तक। तो ये चाप के संगत जीवा कौन सी हो जाएगी, BD। तो यहां लिख देंगे BD। यही अपने को सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, एक वृत्त की दो जीवाएं समान है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसको चित्र बना लेते हैं अपन। ये हो जाएगा वृत्त, समान जीवाएं दे रखी हैं जो प्रतिच्छेद भी कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं, A, B और C, D। मान लिया कि ये काट रही है, E बिंदु पर काट रही है। तो दिया हुआ है में अपन लिख सकते हैं कि जीवा AB बराबर है जीवा CD के, दोनों E पर काटती हैं, E पर काटती हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट E। दोनों जीवाएं AB और CD इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट E। सिद्ध क्या करना अपने को, सिद्ध करना है टू प्रूव, सिद्ध करना है एक जीवा के क्रमिक भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, बड़े भाग तो बड़े भाग के बराबर और छोटा भाग छोटे भाग के बराबर होता है। अपने को ये सिद्ध करना है। बड़ा भाग कौन सा हो गया, AB का AE हो गया। तो सिद्ध करना है AE, वो तो बराबर है। CD का बड़ा भाग कौन सा हो गया, CE के बराबर है वह। और क्या सिद्ध करना है, EB या BE भी लिख सकते हैं इसको, BE, इसका छोटा पार्ट कौन सा हो जाएगा, DE के बराबर है। अपने को ये सिद्ध करना है। देखिए खुद अपने को दिख रहा है कुछ भी नहीं है इसमें सिद्ध करने के लिए, तो फिर कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने को, रचना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना। अब रचना आप बताइए क्या कर सकते हैं। जीवा में संबंधित एक ही बात जानते हैं, लंब। कहां से, केंद्र से। तो केंद्र से लंब डाल सकते हैं अपन, केंद्र O हो गया, इससे भी इसके ऊपर लंब डाल देते हैं परपेंडिकुलर, और इससे भी क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इसका नाम E तक पहुंच गए, F नाम दे देते हैं, इसका नाम G नाम दे देते हैं। तो रचना में अपन ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या किया कि OF तो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB पर, वह OG परपेंडिकुलर किसके ऊपर, CD पर, लंब CD पर। और अब अपन इसकी उत्पत्ति लिख रहे हैं। अभी तक आपने क्या देखा, संगत भाग बराबर करने हैं, जीवाएं बराबर है AB और CD, तो उनके आधे भी बराबर होंगे। अपने को पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, क्योंकि AB बराबर है CD के, है कि नहीं। इसलिए आधा किसका, AB का, वो बराबर होगा आधा किसका, CD का। सही है, जब AB बराबर है CD तो उनके आधे बराबर होंगे। तो AB का आधा कौन हो जाएगा, AB का आधा हो जाएगा AF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AF।
क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा क्या करता है, समान दो भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है, तो AF और BF में बांट देगा। तो आधा कौन हो जाएगा, AF, और आधा CD का 1.5, CD का कौन सा हो जाएगा, CD का 1.5 हो जाएगा CG। क्या हो जाएगा, CG। क्यों हो जाएगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए यह बराबर हो जाएगा। अब यहां पर पहुंच गए अपन कि AF और CG तो बराबर हो गया, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं। लेकिन अपने को तो AE के बराबर करना था EC के, AE के बराबर EC करना था, तो यहां पर AF और CG बराबर हो गया, तो AE के लिए क्या बच गया, EF बच गया, और EC के लिए क्या बच गया, EG बच गया। अपने को ये बराबर और करना है। अब ये कैसे बराबर करें, छोटी सी और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। O को इससे मिला देते हैं, O को इससे मिला देते हैं, तो यहां पर कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, वह O को E से मिलाया, E से मिलाया। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाहूंगा। दो त्रिभुज बन गए अपने, और त्रिभुज में यदि किसी साइड को इक्वल करना है तो मैंने पहले बताया था, याद कीजिए, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी। तो सर्वांग सम यदि इन दोनों को सिद्ध कर दें तो अपन ये कह देंगे इसकी तो EF और इसकी EG क्या हो जाएगी, बराबर। देखते हैं, तो अब दो त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज एक तो कौन सा, OFE, वह त्रिभुज दूसरा कौन सा ले रहे हैं, OGE, में तीन बातें, समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि लंब है। तो पहला तो F और G बराबर होगा कोण F बराबर हो जाएगा कोण G, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। दूसरी बात, समान जीवाएं केंद्र से दूरी समान होती है, पढ़ा था पहले, केंद्र से समान जीवाओं की केंद्र से दूरी समान होती है। तो AB की दूरी कौन सी हो जाएगी, OF, और जीवा CD की दूरी कौन सी हो जाएगी, OG, बराबर हो जाएगी। इसलिए समान जीवा, चौकी लगाए थे पहले, चौकी समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है, समान दूरी पर होती है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, तो समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो जीवा AB की दूरी कौन सी जाएगी, OF, जो कि त्रिभुज OFE की एक भुजा भी है, और CD जो कि समान जीवा है, इसकी दूरी कौन सी जाएगी, OG के बराबर हो जाएगा, और जो कि अपने OGE की भी एक भुजा है। दो चीज होगी, एक तो कोण और एक भुजा। एक भुजा और कौन सी जाएगी, OE, देखो OE इस त्रिभुज की भुजा है, OEF की भी, और ये OE इस त्रिभुज की भी एक भुजा है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगी OE बराबर OE कॉमन, तो उभयनिष्ठ लिख सकते हैं इसको, उभयनिष्ठ या कॉमन। तीन चीजें बराबर हो गई, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और वन साइड, RHS नियम, राइट एंगल, H यानी हाइपोटेन्यूज, S यानी साइड, इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल हो जाएंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल OFE कॉन्ग्रुएंसी का साइन, और ट्रायंगल किसके, OGE के रूल कौन सा रहेगा, RHS नियम द्वारा। ये कॉन्ग्रुएंसी हो गए। कॉन्ग्रुएंसी क्यों सिद्ध किया है, ये सिद्ध करने के लिए कि EF और EG बराबर है। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए अपन लिख सकते हैं कि EF
इस त्रिभुज का EF और इस त्रिभुज का EG बराबर हो जाएगा EG CPCT। हिंदी के अंदर सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको यदि अपन समीकरण 2 नाम दे दें और 1 को और 2 को जोड़ दें, क्योंकि मैंने कहा था AF के साथ में यदि EF जुड़ जाए तो क्या आ जाएगी AE चाहिए आपको, और CG के साथ में EG जुड़ जाए तो क्या आ जाएगी CE चाहिए आपको। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आराम देखिए, समीकरण 1 कौन सा है? समीकरण 1 अपना है AF बराबर CG, तो AF बराबर है CG। दूसरा कौन सा जोड़ रहे हैं? EF और बराबर EG, तो इसमें को बराबर जोड़ दिया EF और बराबर ही तो है, इधर जोड़ दिया EG। तो अब आप देखिए क्या बन गया, AF और EF तो बन गया AF और EF तो बन गया AE, तो ये तो बन गया, इसलिए AE बराबर CG और EG क्या बन गया? CG और EG बन गया अपना CE। संगत भाग बराबर हो गया, बड़े बड़े पार्ट तो अपन ने बराबर कर दिए, AE बराबर CE तो बराबर कर दिया। अब क्या बचा? BE और ED। BE ये है और DE ये है, ये रहा, सिंपल है। AB बराबर है CD बराबर है और AE बराबर है EC बराबर है। यदि AB में से तो AE को हटा दे और CD में से CE को हटा दे तो ये दोनों बराबर बच जाएंगे। तो यही करेंगे, क्योंकि AB बराबर है CD, इसलिए AB में से तो क्या घटा दे AE और बराबर CD में से क्या घटा दे CE, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो बराबर ही तो घटाए दोनों तरफ, कर सकते हैं ऐसा काम। इसलिए AB में से AE गया, AB में से AE गया तो क्या बच गया? BE बच गया, तो यहां लिख देंगे BE। और इधर CD में से CE गया, CD में से CE गया तो क्या बच गया? ED बच गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि दो समान जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो जीवा के क्रमिक भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होता है। अपन ने सिद्ध क्या कर दिया? बड़ा भाग तो बड़े भाग के बराबर है, छोटा भाग छोटे भाग के बराबर है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 12.2 का 11वां। का लास्ट क्वेश्चन है 11वां। सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चित्र बनाते हैं। एक हो गया अपना वृत्त, दो समांतर जीवाएं दे रखी है। समांतर यानी पैरेलल। समांतर का मतलब समान नहीं होते हैं, समांतर का मतलब होता है ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे, उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो? बराबर। तो AB और CD समांतर है, ये इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? समान। तो दिया है AB समांतर है CD और इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो मध्य बिंदु इसका मान लिया E, इसका मान लिया F, केंद्र से होकर जाता है, सिद्ध करना है। तो इसको केंद्र से मिला लिया और इसको भी केंद्र से मिला लिया। सिद्ध ये करना है कि EF एक रेखाखंड है, तो मध्य बिंदु E व F। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है E व F को मिलाने वाला
रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब लाइन सेगमेंट, केंद्र O से जाता है, से जाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं या EOF एक रेखाखंड है, रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। सिद्ध करना है इसको। देखिए लाइन सेगमेंट सिद्ध करना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। लाइन सेगमेंट सिद्ध करना है। तो वैसे भी देखो एक शब्द में यदि मैं कहूँ कि लाइन सेगमेंट तो हो गया अपने आप ही, कैसे कि AB और CD क्या समांतर है, तो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो यदि EF एक लाइन होगी तभी 90-90 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि अंतः कोणों का योग समांतर रेखाओं में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और देखो हो रहा है 90 डिग्री और 90 डिग्री अंतः कोण हो गए। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं EF एक तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, जो AB और CD समांतर रेखाओं को काट रही है। तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं एक तरीका, टाइप फर्स्ट में अपन लिख सकते हैं कि OE परपेंडिकुलर AB पर, इसलिए एंगल E इक्वल 90 डिग्री, वह OF परपेंडिकुलर CD पर, इसलिए एंगल F इक्वल कितने डिग्री का, 90 डिग्री। इसलिए एंगल E प्लस एंगल F इक्वल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण E और F 180 डिग्री हो गए। अब 180 डिग्री, दो अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री किसमें होता है, समांतर रेखाओं में ही होता है। तो समांतर रेखा है E और F, जब किसके द्वारा बन रही है, EF के द्वारा बन रही है, इसलिए ये हो जाएगा अंतः कोण। समांतर दे ही रखा है रेखाओं को, तो फिर समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये एक ही तरफ बने कोण कहलाते हैं अंतः कोण। इनका योग 180 डिग्री कब होता है, जब एक रेखा काटती है। तो इसका मतलब EF क्या एक रेखा है, इसलिए EF एक रेखा है, रेखाखंड है जो किससे जाता है, O से जाता है, O से जाता है। ये अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से करें, अपन सेकंड टाइप से करें, तो फिर कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। टाइप सेकंड वो भी सिंपल है। इसके अंदर एक रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक समांतर रेखा और खींच लेते हैं जो O से जा रही है, एक समांतर रेखा और खींच लेते हैं जो O से जा रही है। इसका नाम दे देंगे GH। तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया अपन ने, AB के समांतर CD है और दोनों के समांतर क्या खींच दिया आपने, GH खींच दी। अब इसके अंदर अपन क्या सिद्ध कर देंगे कि ये EOF रेखा कब होगी, जब ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा। क्योंकि 180 डिग्री कोण किस पे होता है, एक रेखा पर होता है। 180 डिग्री कोण किसके ऊपर होता है, एक रेखा के ऊपर होता है। तो यदि अपन ये E है, ये F है और यदि O है, तो यदि अपन सिद्ध कर दें कि ये 180 डिग्री का है, तो अपन कह देंगे EOF एक रेखा है। देखिए कैसे करेंगे, वही बात, क्योंकि E 90 डिग्री, E व एंगल F इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों समांतर है, क्योंकि AB समांतर है GH के, दे रखिए GH के समांतर है। तो जब समांतर रेखाओं का भी मैंने बताया था, समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके अंदर बने हुए कोण 180 डिग्री के होते हैं, जिसको बोलते हैं अंतः कोण। ये आपने अक्सर 6-7 में पढ़ा होगा। तो ये 90 डिग्री का है, इसलिए एंगल E प्लस एंगल ये, इसका नाम क्या दे देंगे,
EOH, ये दोनों मिलाकर कितने डिग्री के होंगे? 180 के। कारण क्या दे देंगे? अंतः कोण। क्या कारण होगा? अंतः कोण। समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो उन दोनों के बीच में बने हुए दोनों कोण अंतःकोण कहलाते हैं। उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो E 90 डिग्री का है, तो EOH बराबर कितने का? 180 डिग्री का। 90 को उधर भेज देंगे, EOH बराबर 180, 90 प्लस का उधर गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये बच जाएगा EOH इक्वल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इक्वेशन फर्स्ट। और इसी प्रकार देखिए GH समांतर किसके हैं? CD के। क्योंकि GH समांतर है CD के, परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों एंगल, एक तो ये और एक ये भी 180 डिग्री के होंगे, अंतःकोण है। इसलिए एंगल F प्लस इस एंगल का क्या नाम देंगे? FOH। एंगल FOH ये दोनों मिला के होंगे 180 डिग्री के, कारण वही लिखेंगे अंतःकोण। अंतःकोण। अब F 90 डिग्री का है प्लस FOH हो जाएगा 180 डिग्री का। तो FOH निकालेंगे, FOH बराबर 180 माइनस 90, तो ये कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। कौन सा? FOH। आपने क्या देखा? EOH भी 90 डिग्री और FOH भी 90 डिग्री। समीकरण नंबर 2, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को, 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे। देखिए एंगल EOH प्लस एंगल FOH बराबर हो जाएगा 90 प्लस 90। तो EOH ये वाला देखो आराम से, EOH ये वाला कोण और FOH ये वाला कोण, तो ये पूरा बन जाएगा EOF। एंगल EOF बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री किसमें बनता है? मैंने पहले कहा था 180 बनता है रैखिक, जब रेखा हो तो इसका मतलब EOF एक रेखा है, तो लिख सकते हैं। इसलिए EOF एक रेखाखंड है, धन्यवाद। 12.3 के अगले क्वेश्चन हल करेंगे अगले वीडियो में। इसी प्रकार से आप देखते रहिए। धन्यवाद।